नमस्कार, स्वागत है आपका एसएमई कॉर्नर में। और आज एसएमई कॉर्नर में बातचीत होगी सरकार और दूतावासों के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी के तौर पर काम करने वाली कंपनी डीयू डिजिटल ग्लोबल के डायरेक्टर शिवाज राय से। इस पर बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार, निफ्टी 18,850 के पार। इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे दिग्गजों ने जोश भरा। सेंसेक्स ने लगाई ट्रिपल सेंचुरी। नैस्डैक में उछाल के दम पर आईटी शेयर्स में जोरदार तेजी। निफ्टी आईटी इंडेक्स 2% से ज्यादा उछला। साथ ही मेटल और एनबीएफसीज में भी खरीदारी। हालांकि एफएमसीजी में आज हल्की मुनाफा वसूली। जेफरीज के 3100 के टारगेट से आरआईएल में खरीदारी। शेयर करीब 6 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा। नवंबर में 19% घटी बजाज ऑटो की बिक्री, शेयर 2% फिसला। वहीं अशोक लीलैंड की बिक्री में 39% और स्कॉट्स कुबोटा की बिक्री 12% उछली। टीवीएस मोटर्स की बिक्री भी 2% बढ़ी। और गुजरात में पहले चरण की वोटिंग जारी। अब तक करीब 25% वोटिंग हुई है। 89 सीट्स के लिए करीब 800 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बाजार में जैसा कि सेंसेक्स ने लगाई ट्रिपल सेंचुरी और अब अचानक से एक फॉल। ये देखिए, ये जो थोड़ा इसको दिखाइए, लास्ट में आप एकदम किनारे जाइए, राइट हैंड साइड पे एकदम से शार्प फॉल है। ट्रिपल सेंचुरी के सामने अब मात्र 170 पॉइंट रह गया है। एक बड़ी गिरावट, शार्प फॉल। निफ्टी का चार्ट दिखाइए। निफ्टी के चार्ट में ये देखिए, यहाँ पे भी एक तेज गिरावट, 50 पॉइंट अभी ऊपर। ये एक शार्प फॉल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बैंक निफ्टी रेड में है। बैंक निफ्टी दिखाइए, ये देखिए, इसमें एक बहुत तेज अचानक से गिरावट अभी कुछ देर में 5-10 मिनट के अंदर ये आई है। और मिड कैप इंडेक्स 200 पॉइंट अभी भी ऊपर है, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे तो ऊपरी लेवल पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही शार्प फॉल है। गाबा जी हमारे साथ जुड़ गए। गाबा सर, ये अचानक क्या हुआ? निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में शार्प फॉल। वो ऐसा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी देखा जाए तो चार्ट कहाँ खुला वो देखना जरूरी है। जैसे बैंक निफ्टी में एक जो हाई पर खुला है, हाँ, उसका लगातार हम गिरावट देख रहे हैं। जब गैप अप खुला तो आई थिंक सेलिंग तो वहां पर आएगी ना। जिन्होंने कर लिया आज प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्या सोचेंगे और ऊपर जाएगा? एक फ्रॉग का लीप होता है, उतना ही जंप कर सकता है फ्रॉग जितना उसको कर सकता है। उतना तो लीप हो चुका है सुबह, तो उसके बाद सेलिंग ही आएगी। उसके बाद अगर बाइंग आती तो फिर सुपर था, लेकिन इतना दौड़ने के बाद कितना दौड़ेगा मार्केट? एफएनओ एक्सपायरी भी है आज। आज तो प्रॉफिट बुकिंग का दिन है और कुछ नहीं, सिंपल प्रॉफिट बुकिंग है। देखिए, डेज हाई से निफ्टी बैंक 293 पॉइंट गिरा है। और बैंक निफ्टी के अलावा निफ्टी भी आप देखिए तो ऊपरी स्तर से गिरा। सेंसेक्स में भी करीब 250 पॉइंट की कमजोरी है। देखिए, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मैं और अनुज हम लोग एक यूट्यूब पे अपने लाइव चैट कर रहे थे, तब भी हम लोग यही कह रहे थे कि मार्केट वन रो में, एक ही गो में एकदम सीधे धार से नहीं चलता, वो आरे की धार की तरह ऊपर नीचे चलता है। क्योंकि किसी ने एक सवाल पूछा था कि नहीं नहीं नहीं, ये ऊपर ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये उसका एकदम बढ़िया क्लासिक एग्जाम्पल है कि देखिए, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की और गाबा जी उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि प्रॉफिट तो बुक करेंगे और एक्सपायरी का दिन है। 306 पॉइंट की कमजोरी है, वो 310 पॉइंट की कमजोरी है निफ्टी बैंक में हायर लेवल से। गाबा सर, मौका है क्या एक शॉर्ट करने का, पैसा कमा ले थोड़ा सा 1-1.5 घंटे में? नहीं, वो निकल गया। वो निकल गया, बिल्कुल बिल्कुल। अब शायद अब जो कल का जो क्लोज था वो एक जगह थी प्रॉफिट बुक करने की। अगर थोड़ा बाउंस मिलता है और 43,600 का स्टॉप लगाकर फिर शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन बाउंस की उम्मीद करना चाहिए। बाउंस मिलता है फिर शॉर्ट कीजिए, तो स्टॉप बिलो 40 अबव 14,600 43,600। फिर कहां पर कवर करें? 43,400। अच्छा गाबा सर, एक ट्रेंड रहा है कि पॉइंट के लिए क्या करें? आखिरी घंटे में बहुत तेज उछाल आता है, तो क्या यहाँ पे एक वी बनने की संभावना है क्या? एक्चुअली मैं कहूंगा वी बनने की संभावना तो नहीं है, लेकिन थोड़ा फटीग है। कल शायद एक गैप अप खुले या गैप डाउन मिले, लेकिन अब क्रूशियल सपोर्ट आ गया 43,000 42,200 का बैंक निफ्टी में। हाँ। और निफ्टी में अब भी बहुत सपोर्ट है, 18,700 में सपोर्ट है। ये तो कल का क्लोज जो बैंक निफ्टी में गिरावट है, निफ्टी में नहीं आई है। हम पिछले दिनों हमेशा बात कर रहे हैं कि निफ्टी में एक नया मूव बनता है, बैंक निफ्टी में नहीं बनता। बैंक निफ्टी इतना साफ नहीं दे रहा है।
अब गिरावट हुई तो इसलिए बैंक निफ्टी में ज्यादा हुई, क्योंकि बैंक निफ्टी पूरा साथ नहीं दे रहा है, और एक बार बैंक निफ्टी साथ देगा निफ्टी के, फिर दोनों ही अच्छी तरह चलेंगे। ओके, तो गावा सर आखिरी सौदा में भी या कमाई का अड्डा में भी जुड़ते हैं, तो गावा सर से एक राय। गावा सर मैं सवाल अभी पूछ रहा हूँ, जवाब चाहे भले ही आप इसको 3 बजे दीजिएगा कि क्या इसको ये मतलब चार्ट पे पता लगेगा, चूंकि पैटर्न बदल रहा है लगातार, कि इस समय कोई एक लॉन्ग पोजीशन लेके जाए और उसको कल गैप अप मिले, मौका दे रहा है क्या? वो शाम 3 बजे पता लगेगा, 3 बजे, वो 3 सवा 3 बजे। यस, तो कमाई का अड्डा देखना मत भूलिएगा गावा जी, 3 सवा 3 बजे आपको ये आइडिया देंगे कि इस बाजार में क्या कोई अपॉर्चुनिटी ऊपर साइड की बाउंस की बनती है क्या। गावा सर कोई स्टॉक ढूंढे क्या इस मौके पर? बिल्कुल, शौक तो हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है। मुझे लगता है कि चोला फाइनेंस में एक तेजी उभर कर आ रही है, ऐसा लग रहा है। ट्रेड कर रहा है चोला फाइनेंस 723 के आसपास। मुझे लगता है इसमें आपको मिलना चाहिए। 730 735 का एक जोन है, वहां तक जा सकते हैं। इसकी चाल नजर आती है, ब्रेकआउट नहीं मिला है लगता है, लेकिन ब्रेकआउट मिलेगा। स्टॉप होगा 715 का चोला फाइनेंस। तो चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस 1.25% करीब ऊपर है, इसमें आपको मौका मिल सकता है अगर आप लॉन्ग साइड में देखना चाहते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने एसएमई कॉर्नर की तरफ, और आज हम बातचीत करेंगे डीयू डिजिटल ग्लोबल के डायरेक्टर शिवाज राय से। शिवाज, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। एसएमई एक्सचेंज पे एनएससी का जो प्लेटफॉर्म है उस पर कंपनी लिस्टेड है, और हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी का कामकाज कैसा है और क्या आगे के आउटलुक है, क्या फ्यूचर है। शिवाज, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। पहले तो दर्शकों को ये समझाइए कि ये डीयू डिजिटल ग्लोबल क्या काम करती है। नमस्कार नीरज जी, थैंक यू सो मच, आपने आमंत्रित किया अपने शो में। तो जी, डीयू डिजिटल ग्लोबल बेसिकली 4 यूनिक फील्ड्स में काम करती है। सबसे पहला तो वीजा आउटसोर्सिंग सेंटर्स जो बोलते हैं, जो अब एम्बेसीज ने अपना जो पूरा प्रोसेस है वीजा एप्लीकेशन का वो आउटसोर्स कर दिया गया है। हमारी कंपनी बेसिकली कुछ एम्बेसीज का ये फ्रंट ऑफिस चलाती है, जिसको बोलेंगे वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स, जहां पर एप्लीकेंट्स आते हैं। इंटरनेशनली इंडिया में भी हमारे काफी सेंटर्स हैं, ग्लोबली हमारे काफी सेंटर्स हैं, जहां पर एप्लीकेंट्स आते हैं, अपने बायोमेट्रिक्स करते हैं, फॉर्म भरते हैं, अपने पासपोर्ट देते हैं, और उसकी हम पूरी फाइल बनाते हैं, जिसको हम एम्बेसी में फिर भेजते हैं प्रोसेस करने के लिए। एक बार एम्बेसी ने प्रोसेस कर दिया तो फाइल हमारे पास वापस वीजा लग के वापस आ जाती है, और फिर हम एप्लीकेंट्स को या कोरियर या वापस बुला करके उनका पासपोर्ट दे देते हैं। हमारा दूसरा बिजनेस जो है वो है ई वीजा का बिजनेस, जहां पर कुछ कंट्रियों में अब ये प्रोसेस ऑनलाइन ले गए हैं। हम उसमें भी लोगों की एप्लीकेंट्स और एम्बेसी दोनों की मदद करते हैं, जहां पर सारा कुछ प्रोसेस ऑनलाइन हो जाता है। सारी वीजाज आपके प्रोसेसिंग भी ऑनलाइन होती है, और जब एम्बेसी उसका निर्णय ले लेती है तो हम लोग उन ई वीजाज को प्रोसेस ऑनलाइन करके वापस एप्लीकेंट्स को ईमेल के द्वारा भेजा देते हैं। जो हमारा तीसरा बिजनेस है और जो अनमोल बिजनेस है वो है माइग्रेट वर्ल्ड का, जो इमिग्रेशन और ग्लोबल सिटीजन का बिजनेस है। आजकल काफी लोग, जैसे आप लोग अभी थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे, एलआर स्कीम के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदते बाहर और गोल्डन वीजा लेते हैं, या जाकर के अपना पीआर चाहते हैं कुछ कंट्रीज का। तो हम 40 से अधिक कंट्रीज के साथ ये भी काम करते हैं, जहां पर लोगों को बाहर की पीआर, गोल्डन वीजा, सिटीजनशिप भी दिलवाते हैं। हमारा आखिरी बिजनेस है कंपनी फॉर्मेशन का। इंडिया आजकल काफी कंट्रियों के साथ सीपा या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करने लग गई है। हम लोगों ने उस पार्ट में भी लोगों की मदद करते हैं, जहां पर जैसे अभी हम लोगों ने यूएई के साथ एक यूएई की गवर्नमेंट के भाग के साथ टाई अप किया, जहां पर हम दुबई के वीजाज, दुबई के कंपनीज खोल करके लोगों की सहायता कर सकते हैं, चाहे ये कंपनीज हो चाहे ये इंडिविजुअल्स हो। उससे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं लोग। चीज बताइए आपने कि एक जैसे मुझे कंपनी खोलनी है दुबई में, तो मैं आपके पास जाऊंगा, अपने सारे पेपर्स दूंगा जो भी रिक्वायर्ड होंगे, और आप मेरे लिए वो कंपनी का पूरा प्रोसेस करके हमें बताएंगे, राइट सर? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, है ना। और एक काम ये है कि मुझे कहीं की सिटीजनशिप लेनी है, मुझे कहीं दूर जाना। अच्छा, आजकल ये बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है, इंडिया इज़ वन ऑफ देम, रीजन्स कुछ भी हो, लेकिन कल ही मैं इसका डेटा एक्चुअली पढ़ रहा था आपकी कंपनी के रिसर्च के संदर्भ में, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट हुए हैं, दूसरे देशों में गए हैं, कनाडा में बहुत लोग गए हैं, यूएस में गए, ऑस्ट्रेलिया में बहुत लोग गए हैं। तो एक काम आप ये करते हैं कि कोई वहाँ जाना चाहता है तो उसकी सिटीजनशिप में और इन सब चीज़ों में आप मदद करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बिजनेस कौन सा है इसमें से, अपार्ट फ्रॉम कि जो आपका बेसिक वीज़ा प्रोसेसिंग वाला काम है उसके अलावा?
देखिए मेरे हिसाब से ये जो ई वीजा वाला बिजनेस है और उसके साथ जो मेरे हिसाब से दुनिया उस तरफ जा रही है। आपको लोगों को आजकल ज्यादा जल्दी काम चाहिए, अगर ज्यादा ट्रैवल भी बढ़ते जा रहा है। मेरे हिसाब से लोग बिजनेसेस के लिए, टूरिज्म के लिए, इंडिया का अगर मैं इंडिया के ले लूँ तो अभी तक तो सिर्फ 7 करोड़ ही पासपोर्ट है, जबकि हमारी संख्या 140 करोड़ से ऊपर है। तो ऑटोमेटिकली पासपोर्ट जैसे बढ़ते हैं, लोगों को बाहर ट्रैवल करने का उसके लिए वीजा चाहिए होता है। और मेरे हिसाब से ऑनलाइन वीजाज इज गोइंग टू बी अ वेरी काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक पार्ट होगा जो चलेगा। वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स ऑब्वियसली काफी जरूरी हैं, क्योंकि हर आदमी को कभी कभी बायोमेट्रिक्स पहली बार तो करना ही पड़ता है। तो ये दोनों साथ में चलते हैं। बट जैसे आपने बिल्कुल सही बात बोली, इमिग्रेशन और सिटीजनशिप वाला जो पार्ट है वहां पर सबसे ज्यादा ग्रोथ आ रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंक्वायरीज बढ़ी है हमारे को कोरोना के टाइम। और साथ ही साथ कंपनी फॉर्मेशन में भी लोग कंपनी फॉर्मेशन को यूज करके भी इमिग्रेशन यूज करते हैं, तो वो दोनों एक ही साथ हाथ में हाथ चल करके चलते हैं। करेक्ट। तो शिवाज, इसमें दो पार्टी हो गई। एक पार्टी हो गई जिस देश में जाना है उसकी एम्बेसी या उसका ऑफिस, और एक पार्टी जिसको जाना है। आप इन दोनों से चार्ज करते हैं या किसी एक से? जी देखिए, हम लोग फाइनली जो क्लाइंट है उन्हीं से चार्ज करते हैं। क्लाइंट का ही वो हमारे को एक वीजा एप्लीकेशन सेंटर की जो अप्रूव्ड फी होती है, जो गवर्नमेंट एम्बेसी ने अप्रूव करी होती है, वो फी लेते हैं। वो उसको आउटसोर्सिंग फी बोलते हैं। और हम उन क्लाइंट जो भी आता है हमारे पास, हम उनसे चार्ज करते हैं। सिमिलरली जब कंपनी फॉर्मेशन होती है तो एक कंपनी फॉर्मेशन फीस होती है, हमारे को उसका भाग मिलता है। एम्बेसी से आपका कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होता? जी, एम्बेसी के हम बस फीस कलेक्ट करते हैं और उस फीस को हम एम्बेसी को रेमिट करते हैं। ओके। अच्छा, इसके अलावा चूंकि आपका ये ग्लोबल बिजनेस है, तो आपने देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऑफिसेज भी खोले होंगे। कहाँ कहाँ खोले? जी, ग्लोबली हमारे पास काफी ऑफिसेज हैं। इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, दुबई, जॉर्डन, मतलब जहां जहां पर आपको अभी हमारे पास सिर्फ अगर एक जगह जहां पर नहीं है, जहां पर काफी लोग और वीक पासपोर्ट वाले हैं, वो है चाइना के। बाकी हमारे पास pretty much हर जगह ऑफिसेज हैं, मलेशिया से लेकर के ग्लोबली। और जहां पे नहीं होंगे वहां पे आपका टाई अप होगा? जी, जहां पर हमारे पास नहीं है वहां पर हमारे पास ग्लोबल टाई अप्स है। तो हमारे पास काफी वैसे तो देखा जाए तो 1000 से भी ऊपर होंगे जहां पार्टनरशिप्स में। अपने ऑफिस भी हमारे पास काफी हद तक काफी कंट्रीज में है ही। अच्छा, दुनिया का कोई ऐसा देश है आउट ऑफ 193 जहां पे आपकी सर्विस ना हो, या सब जगह है? नहीं, मैं बोलूंगा कि कुछ कुछ अब छोटे नेशन होंगे, जैसे जहां पर कोई जाता नहीं है या कुछ काम नहीं है। मतलब वही वाली एग्री। वो अगर आप समझेंगे तो मतलब उधर कुछ जगह का मतलब वास्ता कोई जरूरत नहीं ठीक है। अरे ये सवाल तो मैं बीच बीच में ब्रीदर के लिए पूछता हूँ कि आप जरूरी थोड़ी 193 देशों में हर आदमी, हो सकता है बुर्किना फासो कोई नहीं जाता तो वहाँ क्या जरूरत मिलेगी सर्विस शुरू करने की। एनीवे, नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है। अब मुझे ये बताइए सर कि जो हमने रिजल्ट देखे आपके, वो पहले हाफ के FY23 के रिजल्ट्स तो बहुत ही जबरदस्त हैं। शुक्रिया। क्या रीजन है? बहुत सारे लोग कोविड के बाद जा रहे हैं, बहुत सारे घूमना फिरना। अच्छा, ये जो एक ट्रेवल बूम चल रहा है, उसमें बड़ा हिस्सा आपका है क्या? बिल्कुल है। नॉक ऑन वुड, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली। ये 6 महीने अच्छे गए। आप पहले 2 साल, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए 2 साल काफी ठंडे रहे, बहुत ज्यादा। तो इंडिया ने अपने बॉर्डर्स ही 27 मार्च को खोले। उसके बाद एकदम से एक बूम आया। लोगों के सारी, पहले क्या होता था कि आप देखेंगे तो पासपोर्ट और वीजाज एक टाइम के बाद, एक टाइम के लिए एक्सपायर होते थे, लोग इमीडिएटली अप्लाई करना शुरू करते थे। अब क्या हुआ है, सारी पूरे लोगों के 2 साल के लिए प्रॉब्ली सबके एक्सपायर हो गए थे। तो हमारे पास एक बहुत अर्जेंट बूम आया। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये हुई कि काफी एम्बेसीज के पास स्टाफिंग नहीं थी। तो हमारी फुल कैपेसिटी, हम लोगों के सेंटर चल रहे थे, लेकिन एम्बेसीज फिर भी कोप नहीं कर पाई। अभी तो ये मेरे हिसाब से शुरुआत है। अगले साल 2023-2024 में नॉर्मलाइजेशन आएगी, जहां पर लोग को एयरलाइंस की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, साथ ही साथ बिजनेस नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। अभी तो जो हमारे को दिख रहा है 2023 और 2024 में कई गुनी ज्यादा ग्रोथ दिख रही है, एटलीस्ट फ्रॉम आवर हमारे जो हमारे को दिख रहा है ऑलरेडी इस 1-2 महीने के पिछले बाद, इवन आफ्टर रिजल्ट्स। तो हम लोगों को काफी अच्छा लग रहा है 2023 और 2024 के आउटलुक, क्योंकि ये जो आप बोलेंगे रिवेंज ट्रैवल, उससे ज्यादा मोर इम्पोर्टेंटली कैपेसिटी वापस जो आनी थी 2 साल के बाद, वो फाइनली नॉर्मलाइजेशन में आ रही है। ओके। शिवाज, आपके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी हैं क्या?
देखिए कॉर्पोरेट क्लाइंट्स नहीं है हमारे, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो ज्यादातर सिर्फ गवर्नमेंट्स होती हैं एक्चुअली एक तरफ, और एंड एप्लीकेंट्स दूसरी तरफ। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स में हमारे पास ट्रैवल एजेंट्स वगैरह हैं, वो आते रहते हैं और वो जाकर के करते हैं। अगर आप उन हिसाब से लोगे तो सारे ट्रैवल एजेंट्स भी हमारे क्लाइंट्स हैं, बट वो फाइनली वो एप्लीकेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं सच देखा जाए तो एक तरफ हमारी गवर्नमेंट क्लाइंट है और एक तरफ हमारे लोकल एप्लीकेंट्स, इंटरनेशनली क्लाइंट्स। अच्छा शिवाजी, एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस सेक्टर में आप काम करते हैं ना उसको लेकर के पूरी दुनिया के लोग बहुत बुलिश हैं और उस सेक्टर में सबसे बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो थोड़ा मुझे ये पर्सपेक्टिव समझाइए कि किस तरीके का अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग देख रहे हैं ग्लोबली, क्योंकि ये तो बहुत तेज़ी से इंडस्ट्री बढ़ रही है घूमने फिरने की। इंडिया ऐसी कंजर्वेटिव कंट्री में जहाँ पे वेकेशन का उतना कल्चर नहीं है, लेकिन अब बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मेट्रोज़ को छोड़े तो छोटे छोटे शहरों से भी लोग विदेश घूमने जाने के लिए तैयार रहते हैं एकदम। देखिए सबसे ज्यादा जो ट्रैवल वापस आ रहा है वो बिजनेस ट्रैवल आ रहा है। हमारे को बिजनेस ट्रैवलर्स का काफी वॉल्यूम दिख रहा है। साथ ही साथ हमारे को इस इंडस्ट्री में अभी तक मेरे हिसाब से सिर्फ 30% एम्बेसीज ने ही अपनी आउटसोर्सिंग करी है, तो अभी उस हिसाब में भी बहुत ग्रोथ है। तो कंट्रीज की भी नई नई कंट्रीज भी आ रही हैं जिनको अपनी वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स आउटसोर्स करने हैं। तो हमारे पास ग्रोथ दोनों तरफ से आ रहा है। एक तो नेचुरली जो नंबर ऑफ पासपोर्ट्स हैं वो दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के ट्रैवल बढ़ते जा रहा है बिकॉज लोगों की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह जो साइन हो रही है जहां पर हम लोगों को बिजनेस करना है। उसी के साथ जैसे आपने बोला, टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो काफी टाइम से ठंडा पड़ गया था और वो अब वापस रिवाइव हो रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं आफ्टर गवर्नमेंट जो नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री है दुनिया में वो ट्रैवल एंड टूरिज्म की है, और उसमें हम लोग प्रॉब्ली एक यूनिक फील्ड में खड़े हुए हैं जहां पर जैसी ट्रैवल एंड टूरिज्म आता है इंटरनेशनली, जहां पर इंडिया में भी आपको बढ़त दिख ही रही है कि जो नंबर ऑफ ट्रैवलर्स है वो बढ़ेंगे, ये इंडस्ट्री की एक्सपेंशन हो रही है और साथ ही साथ पासपोर्ट्स की भी एक्सपेंशन हो रही है। शिवाजी, एक लास्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कहाँ के लोग बिजनेस ट्रेवल यहाँ से करने जा रहे हैं, मतलब इंडिया से कहाँ सबसे ज्यादा जाते हैं और किस देश से सबसे ज्यादा इंडिया आते हैं? यूएई से जी, मतलब आपको मैं बताऊं तो 28 से 30% जो ट्रैवल हो रहा है वो यूएई के लिए हो रहा है। यूएई का बहुत सारी चीजें, एक तो 2 साल के लिए सिर्फ यूएई खुला हुआ था, जब सबसे पहले खुला देश वो यूएई खुला। साथ ही साथ इन लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ली, फ्लाइटें बढ़ गई हैं उसके बाद। और उससे ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर ऑलरेडी काफी सालों से लोग बसे हुए थे यूएई में। तो मेरे को हमारी जो कंपनी फॉर्मेशन है वो भी सबसे ज्यादा यूएई में होती हैं। काफी लोग ग्लोबल सिटीजन जो हैं, जो गोल्डन वीजा वो यूएई के लिए अप्लाई करते हैं। और बट ये ऐसा नहीं है कि बाकी सारे देश जो मैं जैसे बोलूंगा मलेशिया, सिंगापुर वगैरह, वो सब भी काफी तेजी से आ रहे हैं और हमारे को उधर से भी नहीं आना जाना हो रहा है क्या? जी, अब तो फ्लाइटें वापस आ रही है। हाँ। तो इसलिए अब जिसको बोलेंगे ना वॉल्यूम भी आ रहा है और साथ ही साथ हमारे को एक जी क्या नाम है बिजनेस में भी ग्रोथ आ रहा है। चाइना भी जा रहे होंगे खूब लोग आजकल? अभी तक तो चाइना बंद पड़ा है जी, अभी तक। अच्छा, नहीं, बीच में बिजनेस एक्टिविटीज बहुत शुरू हुई थी, अभी कुछ दिन से इन्होंने लॉकडाउन वगैरह कर दिया, वापस कर दिया जी। तो वहां के सेंटर्स अभी हम लोगों के बिल्कुल भी बंद पड़े हुए हैं, वहां पर हमारे पास कोई सेंटर्स ही अभी खुले नहीं है। ओके, चाइना के सेंटर्स बंद है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई कि यूएई से बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रो बिजनेस एक्टिविटीज़ है, कंपनीज है, और धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ रही हैं और तमाम सारे FTAs जो हो रहे हैं उसकी वजह से भी बड़ा फ़ायदा। शिवाज, बहुत शुक्रिया और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई। एक नए तरीके का बिजनेस समझा हम लोगों ने और किस तरीके से कामकाज इसमें हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको फ्यूचर इंडिवेयर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे को इस शो में होस्ट करने का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इस बीच बाजार फिर से ग्रीन में आ गया है, निफ्टी 50 पॉइंट, लेकिन बैंक निफ्टी रेड में। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से बाजार पर नजर डालेंगे। फ्लैट सा है अभी, जैसे एक शार्प फॉल के बाद थोड़ी संभलने की कोशिश निफ्टी भी कर रहा है और बैंक निफ्टी भी कर रहा है। लेकिन क्या ये एक मौका है आपके लिए आइदर साइड का ट्रेड लेने का? इसी पे बातचीत होगी अगले 1.5 घंटे में कमाई के अड्डा में हर्षदा और अनुज के साथ। कहीं जाइएगा मत, छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत वापस आते हैं।